Hello everyone. I welcome all of you to the online platform of Sri Vedanta Academy. Today I am going to discuss the entire syllabus of geography in prelims. Prelims 2021 में यूनिट 4 कंसिस्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी फॉर वर्ल्ड एंड इंडिया। तो इंडिया और वर्ल्ड का एंटायर सिलेबस जो है प्रीलिम्स के बेसिस पे हमारे सिलेबस में डिफाइंड है, उसी को मैं थोड़ा सा डिटेल्ड यहाँ पर बताऊंगा। डिटेल्ड सिलेबस के साथ साथ व्हाट यू कम टू नो अबाउट द क्वेश्चंस, द डायमेंशन ऑफ द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द सिलेबस डायरेक्टली, ताकि आपको ये क्लियर आउट हो जाएगा दैट व्हाट यू हैव टू स्टडी एंड व्हाट यू हैव टू लीव फ्रॉम द एंटायर सिलेबस। क्लियर? सो बी विथ us. Now first is physical geography. अब प्लीज यहां पर ध्यान देना that the physical geography is what? Physical geography is the geography related to the physical features present at the surface of the earth. May possible these physical features present at the वर्ल्ड लेवल और प्रेजेंट एट इंडिया लेवल, तो हम उन फिजिकल फीचर्स को पढ़ते हैं इन द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ अर्थ। फिजिकल ज्योग्राफी बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू फिजिकल फीचर्स और नेचुरल रीजन्स। देखो, फिजिकल ज्योग्राफी बेसिकली डील्स विद द फिजिकल फीचर्स ऑफ वर्ल्ड and the natural regions of world, as well as they deals with the physical features of India and the natural regions of India. अब what is the basic difference and on which points or dimensions the questions can be asked in the exams? तो वो ध्यान देने के लिए देखो, जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसका एक मेजर पोर्शन है फिजिकल फीचर्स, और फिजिकल फीचर्स बेसिकली कंसिस्ट ऑफ दीज लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, plateaus, all these are considered as physical features. ये physical features से questions कैसे आ सकते हैं, like which of the mountains are highest, या फिर longest, या फिर oldest से questions जैसे generate होता हुआ नजर आता है, which mountains are called oldest fold mountain of वर्ल्ड। तो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड्स आर अरावली। क्लियर? तो एक क्वेश्चन यहां पर डायरेक्टली पुट हो गया फ्रॉम द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सिलेबस में लिखा हुआ है फिजिकल फीचर्स, और उन पर्टिकुलर फिजिकल फीचर्स से हमें क्लियर आउट हो रहा है दैट व्हाट वी हैव टू स्टडी द फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड एंड इंडिया। वहां से क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बनता है हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे ही हाईएस्ट प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड। तो हाईएस्ट प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड कौन है? तिब्बतियन प्लेट्यू। ऐसे एक क्वेश्चन बन जाता है विच प्लेट्यू इज कंसिडर्ड एज इंटर माउंटेन प्लेट्यू। क्लियर? ऐसे भी एक क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये किसका हिस्सा हो गए? फिजिकल फीचर्स का हिस्सा हो गए। अब फिजिकल फीचर्स को और थोड़े से ब्रीफ में देखो। कॉन्टिनेंट्स मींस 7 कॉन्टिनेंट्स, और हर एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट माउंटेन्स आपको ध्यान में देने हैं, हाईएस्ट प्लेट्यूज, रिवर्स, रिफ्ट वैलीज, ये सारी की सारी चीजें हमें कॉन्टिनेंट लेवल्स पे भी पढ़ना है। दूसरा, कंट्रीज, कौन सी पर्टिकुलर किस माउंटेन प्लेट्यूज पर है, किस कंट्री में कौन सी पीक लाई करती है, कौन सी कंट्री किसी रिलेक्ट माउंटेन का हिस्सा है, या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्या हैं, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला क्या है, लाइक ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो फिजिकल फीचर्स से रिलेटेड हैं, जो किसी कंट्री से पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही पॉइंट्स ये सारे एड ऑन किए गए हैं, लाइक ओशन भी हो सकता है, रिवर्स, माउंटेन्स ऑफ वर्ल्ड एज वेल एज ऑफ इंडिया। नाउ नेचुरल रीजन्स क्या होते हैं? तो नेचुरल रीजन समझने के लिए जब हम नेचुरल रीजन्स की बात करते हैं, तो दीज आर दोज स्ट्रक्चर्स विच गिव बर्थ टू एनी ऑफ द कॉन्टिनेंटल लैंडमार्क्स। लाइक अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 5 natural regions. Like in the north there is north mountains, हिमालयाज के जस्ट साउथ में देर इज नॉर्दर्न प्लेन्स के थोड़ा और साउथ में आएंगे तो देर इज डेक्कन प्लेट्यू और द सदर्न प्लेट्यू ऑफ इंडिया, जिसे हम पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहते हैं। उसके साइड्स में अगर हम देखेंगे तो देर आर सम ग्रुप्स ऑफ आइलैंड
areas of India. उसके अलावा in the western region there is a desert named as Thar Desert of India. तो all these particular are what? These are the physical features or we can say these are the natural regions of India. ऐसे ही जब हम एशिया की बात करते हैं ऑन कॉन्टिनेंट लेवल, क्यों? क्योंकि यहां पर क्लियरली मेंशन है फिजिकल ज्योग्राफी में दैट यू हैव टू डील्स विद द फिजिकल फीचर्स ऑफ वर्ल्ड, नेचुरल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड. तो ऐसे ही when we talk for Asia also divided into some of the physical features like Northern Asia as plains, Central Asia as plateaus, Southern Asia, yes, Southern Central Asia as mountains और Southern Asia as again plateaus. तो ये क्या हुआ? उस एशिया का फिजिकल डिवीजन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचुरल रीजन्स. तो यहां से जो फर्स्ट पॉइंट है वहां से वी नाउ कम टू नो दैट व्हाट यू हैव टू स्टडी ऑल द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड एज वेल एज ऑफ इंडिया. उसके साथ साथ आपको जो पढ़ना है वो है नेचुरल रीजन्स की वर्ल्ड के फिजिकल क्लासिफिकेशंस कैसे हैं, फिजिकल डिविजन्स कैसे हैं, किसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है. इंडिया की अगर हम बात करें तो किसी कंट्री को कितने फिजिकल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. लाइक मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ऑल्सो डिवाइडेड इन सम ऑफ द फिजिकल ग्रुप्स और स्ट्रक्चर्स लाइक सेंट्रल हाईलैंड्स, सदर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, ईस्टर्न प्लेट्यूज, ऐसे करके दीज आर ऑल फिजिकल एस्पेक्ट्स या नॉट नेचुरल रीजन्स ऑफ किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल फिजिकल ज्योग्राफी. क्लियर? तो फिजिकल ज्योग्राफी हमें क्लियर आउट हो रहा है दैट फिजिकल ज्योग्राफी ऑलवेज डील्स विद हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, डीपेस्ट और कह सकते हैं कि हाईएस्ट नेविगेबल, ऐसे वर्ड्स जो बेसिकली यूज होंगे वो किससे हैं? फिजिकल ज्योग्राफी से. राइट नाउ नेचुरल रिसोर्स. अब व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स? जहां पर वर्ड आता है रिसोर्स, जैसे ही वर्ड आया रिसोर्स, री मतलब होता है रीयूज, जिसको अगेन एंड अगेन यूज किया जा सके. सोर्स मतलब आर दोज पर्टिकुलर थिंग्स जहां से हमें किसी चीज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एंटायर सोसाइटी, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पॉपुलेशंस. तो दीज पर्टिकुलर थिंग्स विच प्रेजेंट एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ कैन डायरेक्टली यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर देयर सर्वाइवल आर कंसिडर्ड एज रिसोर्सेस. तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं. देखो नेचुरल रिसोर्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया हमें पढ़ने हैं. उसमें क्या क्या हो सकते हैं? लाइक फॉरेस्ट. अब हाउ फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज? क्योंकि फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी एसेंशियल चीजें मिलती हैं. जैसे फॉर द ट्राइबल पीपल्स अगर हम बात करें तो दे अर्न लॉट्स ऑफ फ्यूल वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, दे अर्न लॉट्स ऑफ हर्ब्स एंड शर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, they also earn lots of food from the forest. तो forest acting as a resource for those tribal peoples. ऐसे ही हमारी भी अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट वुड से हम बहुत सारा इकोनॉमिकल रिसोर्स जनरेट करते हैं. लाइक तेंदुपत्ता, पॉइंट समझ में आ रहा होगा. लाइक कल्टिवेशन ऑफ रबर. Clear? तो all these particular things are what? They found in forest but they are directly or indirectly used by humans, population. That's why they are considered as resources. तो क्वेश्चन कैसे पुट कर सकते हैं? क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया कौन सा है, डेंसिएस्ट फॉरेस्ट एरिया कौन सा है, डेंसिएस्ट के साथ साथ वो फॉरेस्ट कौन से हैं जिन्हें लंग्स ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, वो फॉरेस्ट कौन से हैं जिन्हें किडनी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, लॉन्गेस्ट एक्सटेंडेड इन टर्म्स ऑफ एरिया एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से हैं, सेल्वास क्या होते हैं, सवानास क्या होते हैं, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स ऑफ दीज पर्टिकुलर फॉरेस्ट जो हमें पूछी जा रही है नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया से. क्लियर आउट हुआ? तो दूसरा टॉपिक का पहले चीज ये थी. दूसरा मिनरल. नाउ अगेन मिनरल आल्सो एक्टिंग एज ए रिसोर्स बिकॉज कोई भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल कॉन्टिनेंटल लैंड की हम बात करें तो दैट पर्टिकुलर कॉन्टिनेंटल लैंड मेनली कंसिस्ट ऑफ रॉक्स एंड ऑल दीज पर्टिकुलर रॉक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स. इट मीन्स रॉक्स आर द सोर्सेस ऑफ मिनरल्स. दैट मीन्स द रॉक्स ऑफ एनी एरिया लाइक इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इट कंसिस्ट ऑफ आर्कियन रॉक्स, धारवाड़ रॉक्स,
Kudappa rocks. So all these particular rocks have some aggregates of minerals, and these particular minerals are directly or indirectly used by the peoples or extracted from these rocks. That's why they are considered as resource. पर ये present कैसे है? Naturally present है. कहाँ पर? अर्थ की सरफेस पर. That's why they are the part of natural resources. क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन कैन बी मे आस्क दैट इंडिया की सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करने वाला एरिया कौन सा है, इंडिया की सबसे बड़ी कोल माइनिंग एरियाज कौन सा है, बालाघाट किस लिए फेमस है, या फिर मलाज खंड किस लिए फेमस है, या फिर रूर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, या फिर अमरकंटक में एल्यूमिनियम मिलता है उसका और सेपरेटिंग नाम क्या है। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो मिनरल से रिलेटेड पूछे जा सकते। अभी मैं सिर्फ आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, डायमेंशंस डिस्कस कर रहा हूं कि कहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। डिटेल्ड सिलेबस जब हम स्टार्ट करेंगे तो आई विल टेल यू द डायमेंशंस ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम ऑल दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स। वो पता करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी विद श्री वेदांत एकेडमी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है वाटर। अब why we are using word water as resource? Because water directly or indirectly is very essential for the survival of human beings. क्यों? क्योंकि वाटर पे डायरेक्टली बेस्ड होता है एग्रीकल्चर, वाटर पे डायरेक्टली बेस्ड होती है लॉट्स ऑफ डोमेस्टिक प्रोसेसेस। तो उन सबको सर्वाइवल रखने के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी होती है? वाटर की। तो सर वाटर से क्वेश्चन कैसे आएंगे? वाटर से क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में सबसे कम अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है, कौन सा ज्योग्राफिकल सिटी या कौन सी मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडिया है जहां पर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रैपिडली राइज अप हो रही है। ऐसे क्वेश्चंस में आस्क फ्रॉम दिस वाटर टॉपिक एज ए नेचुरल रिसोर्स, राइट। नेक्स्ट इज अगेन एग्रीकल्चर। कहां पर सबसे ज्यादा जूट कल्टीवेशन हो रहा है, कहां पर सबसे ज्यादा शुगर केन कल्टीवेशन हो रहा है, कहां पर राइस कल्टीवेशन हो रहा है। थोड़ा सा और डिटेल में ध्यान देना। देखो जब हमने फिजिकल ज्योग्राफी वर्ड यूज किया, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी कंसिस्ट ऑफ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज, एंड ऑल दीज माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज may consist of some of the types of rocks, and these particular rocks always act as a parent for the formation of any type of soil। यानी कि ये soil एग्रीकल्चर के डायरेक्टली सूटेबल है या नहीं है। तो जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो ये कोरिलेवेंट होता है कि लाइक मालवा की मैं बात करूं तो मालवा बेसिकली कंसिस्ट ऑफ प्लेट्यू, and that particular Malwa plateau evolved due to lots of deposition of rocks जो कहां से जनरेट हुई है? volcanic eruption से। and volcanic rocks or igneous rocks are suitable for the formation of black soil। it means Malwa should be rich in black soil। और अगर मालवा black soil में रिच है तो guaranteed है मालवा support what? cotton, support what? sugarcane, support what? बहुत सारे पल्सेस, ग्राउंडनट्स, वीट और ऐसी जो पर्टिकुलर क्रॉप्स हैं जो सूटेबल होती है किसके लिए? ब्लैक सॉइल के लिए, वो सारी के सारी मालवा में होंगी। क्लियर? नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, सेंचुरी, सफारी, ये सब कॉमन ही हैं। अब इन्हें कॉमन क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज किसी भी पर्टिकुलर एरियाज में जहां फिजिकल फीचर्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल होंगी वहां पर बहुत अच्छा लॉट्स ऑफ वेजिटेशन होगा, और वो वेजिटेशंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन सपोर्ट्स लॉट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसका मतलब जितना अच्छा फिजिकल डिवीजन होगा, लाइक सदर्न इंडिया पेनिनसुलर इंडिया है जहां पर रेनफॉल अच्छी खासी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट्स पर वो जो पर्टिकुलर वेस्टर्न घाट्स हैं उन एरियाज में वेजिटेशन डेंस है, एंड दैट पर्टिकुलर डेंस वेजिटेशन आल्सो सपोर्ट डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ऐसा क्वेश्चंस पुट किया जा सकता है कि सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ का रेशियो कहां पर है? वाइल्ड लाइफ में स्पेसिफिकली टाइगर कहां पर प्रेजेंट है? हो सकता है बारहसिंगा कहां पर प्रेजेंट है? हो सकता है पूछ लें सोन चिड़ैया किस रिजर्व में मेनली पाई जाती है। तो क्वेश्चंस जो पुट किए जा सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ वाइल्ड लाइफ कितने नंबर ऑफ नेशनल पार्क है जो टाइगर रिजर्व भी हैं, कितने नंबर ऑफ सेंचुरीज है जो किसी इंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया है, कितने सारे
स्मॉलेस्ट सेंचुरीज कौन सी है, लार्जेस्ट सेंचुरीज कौन सी है, या फिर सफारी से रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक कौन सा नेशनल पार्क है जो टाइगर सफारीज को प्रमोट करते हैं, या फिर फर्स्ट वाइट टाइगर सफारी स्टार्टेड इन विच नेशनल पार्क। तो ऐसे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन ऑल दीज नेचुरल। देखो यहां पे वाइल्ड लाइफ से हमें बहुत सारे ऐसे एसेंशियल प्रोडक्ट्स निकल के नज़र आते हैं, ऐसे एसेंशियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं एज ए रिसोर्स। दैट्स वाई इसे भी एड ऑन किया है इन द नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन इज सोशल ज्योग्राफी। Now, what is social geography? Social geography is the part of geography that basically deals with the structure of population, basically deals with the composition of population, density of population, sex ratio of populations, literacy rates. All these particular major factors are directly or indirectly involved in the part of social geography. लिखा हुआ भी है, देखो population related पूरे के पूरे datas। Next, the population growth, it means which of the states recorded highest growth in population, which of the states recorded least growth in population या declining rate of growth of populations. Next, एज स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कि इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का मोस्ट ऑफ दी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्स मेनली कंसिस्ट ऑफ एज ग्रुप्स बिटवीन 18 to 52 या 18 to 55। तो एज स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, या फिर सेक्स रेशियो, जैसे केरला रिकॉर्डेड हाईएस्ट सेक्स रेशियो, हरियाणा में बहुत लीस्ट सेक्स रेशियो है, बिहार जो है वहाँ का सेक्स रेशियो थोड़ा सा इम्बैलेंसेस है, झारखंड जो है वहाँ का अलग अलग है। अब ये पॉइंट्स क्यों क्लिक कर रहे हैं, ये पॉइंट्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स डायरेक्टली डिफाइंस द मेडिकल, डायरेक्टली डिफाइंस द लिटरेसी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जो है इन सारे फैक्टर से ही तो हम पता करते हैं कि वहाँ पर कितना अच्छा लिटरेसी रेट है, वहाँ पर कितनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर ड्यू टू द वर्किंग क्लास पॉपुलेशंस कितनी अच्छी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो सोशल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, एवरीथिंग अबाउट दी पॉपुलेशन। क्लियर? इसमें एक और चीज जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछा जाता है, like the populations of ट्राइब्स, जैसे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशंस प्रेजेंट हैं। ऐसा भी पूछ सकते हैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशंस किस पर्टिकुलर स्टेट्स में है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई न्यूली वेलफेयर स्कीम्स इनॉग्रेट की हो बाय एनी ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स। तो दीज पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम सोशल ज्योग्राफी। Next, economical activities of this particular society means the populations presenting any of the geographical region performing some of the economical activities. Like the population of Madhya Pradesh mainly depends upon agriculture. The population of Punjab and Haryana also mainly depends upon agriculture, but the populations of Goa mainly depends upon tourism. The populations of Jammu and Kashmir mainly depends upon tourism. मतलब this particular populations performing on the basis of different geographical locations performing some economical activities, and all these particular economical activities supporting their life in growing the nations, in growing their entire states. Clear? तो सोशल ज्योग्राफी में हम वही डिस्कस कर सकते हैं। मैंने फिर से वापस बता रहा हूँ, जो डिटेल्ड क्वेश्चंस के एनालिसिस हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, विच डायमेंशन ऑफ द क्वेश्चंस, या हाउ डेप्थ ऑफ द क्वेश्चंस दैट फ्रीक्वेंटली आस्क, वो सब हम आगे के वीडियोस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। Again, economical geography basically the economical aspects of world and India, like which land is considered as ruler of world, which land is considered as ruler of India, which particular land region is suitable for economical growth of mineral oils, which land is suitable for the growth of lots of things। ऐसे करके हम कोई भी economical activities के basis पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे
जमशेदपुर इंडस्ट्री हो गया, कहाँ पर है? फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, फर्स्ट कॉटेज इंडस्ट्री, फर्स्ट शुगर केन इंडस्ट्री, फर्स्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाली इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस एंड विच कैन बी आस्क्ड इन दिस सेक्शन दैट द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज ऑफ humans performed over different geographies। तो वो इस सेक्शन में हमें कवर करना है। अब ये सारी चीजें तो हमें समझ में आई, बट आज का एक मेजर ज्योग्राफिकल इशू हमारे सामने आता चला जा रहा है अबाउट एनर्जी। तो there are a lots of new organizations working on the development of new non-conventional source of energy या non-renewable source of energy या latest different technologies of energies, like हम यूरेनियम एनर्जी की बात करते हैं, like हम विंड एनर्जी की बात करते हैं, सोलार एनर्जी की बात करते हैं और ओशनिक एनर्जी की बात करते हैं, जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं। तो these particular sources of energy are essential for our future growth। Why so? क्योंकि हमारा जो कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कोयला है, समय के साथ चलता चला जा रहा है, जिसे हम हजारों सालों से कंज्यूम कर रहे हैं। पेट्रोलियम है, लकड़ी है, वुड है, फ्यूल वुड है, ये सारी की सारी चीजें विद द टाइम बीइंग्स गेट इरोडेड कंप्लीटली। तो इस वजह से हमें अब क्या देखना पड़ रहा है? नॉन कन्वेक्शनल या ऐसे जो मॉडर्न सोर्स ऑफ एनर्जीज है। क्लियर? तो दिस पर्टिकुलर एंटायर क्लास मेनली बेस्ड अपॉन द सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी। मैंने फिर से आपको कहा, ये एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शंस के साथ, डिटेल्ड इंडिविजुअल इंटरेक्शंस के साथ हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो आप देखते रहिए। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ श्री वेदांत एकेडमी। थैंक यू सो मच।